हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन। सो इस सेशन में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 को। और अभी हम लोग फ़िलहाल देखेंगे सेक्शन ए, जो सेक्शन ए का पार्ट है। अभी कोशिश की थी हम लोगों ने लाइव के लिए, लेकिन कुछ कारणों से हो नहीं पा रही है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। और इंटरनेट में भी आज ठान रखी है कि कुछ भी हो जाए लाइव क्लास आज नहीं होगी। तो हमारे पास अल्टरनेटिव है रिकॉर्डेड क्लास अपलोड करने का। तो हम लोग फ़िलहाल सेक्शन ए के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग फटाफट डिस्कस करेंगे, और बाकी के जो सेक्शन है कल कोशिश करेंगे फिर से लाइव आने की, और लाइव ही डिस्कस किया जाएगा। लाइव कोशिश करने से फ़ायदा ये होता है कि आपको एक रियल फील मिलती है एग्जामिनेशन की, और दूसरी चीज़ एक तरीका मिलता है क्वेश्चन को अरेंज करने का, और बाकी आपके कमेंट्स भी मिलते हैं, तो उससे भी काफ़ी अच्छा रहता है कि आखिर में प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चल रही है या नहीं चल रही है। सो फटाफट देखते हैं। अभी हम लोगों ने हालांकि जब डिस्कशन किया था उसमें हम लोगों ने अल्टीप्लेनेशन के बारे में डिस्कस किया था, और उससे पहले मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि हमारे पेपर में 2 क्वेश्चंस होते हैं कंपलसरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5। दीज 2 क्वेश्चंस आर कंपलसरी क्वेश्चंस। कैसे हम लोग ये पता करें कि कितने वर्ड लिखने हैं, तो उसमें जितने भी मार्क्स हैं उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितने भी वर्ड निकल करके आते हैं वही आपके नंबर ऑफ़ वर्ड्स हैं जो आपको आंसर में लिखना है। जैसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 15 इंटू 10 कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा 150 वर्ड, ये आपको लिखना है। इसी तरीके से 20, 15 इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं कि कौन से कितने वर्ड कहाँ पर लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। डिफरेंट कहने का मतलब ये हो गया कि कुछ लोग देख करके खुश भी हो जाएंगे और कुछ लोग देख करके थोड़ा सा दुखी भी हो जाएंगे। ये अल्टीप्लेनेशन क्या चीज़ होती है, ओवरऑल क्वेश्चन क्या था, या ओवरऑल इस पेपर में क्या पैटर्न है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद में अल्टीमेटली जो भी एक फाइनल ओवरव्यू होगा वो भी हम लोग देख लेंगे। फिलहाल क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है अल्टीप्लेनेशन को लेकर के। डायरेक्टली अगर आप सविंदर सिंह बुक को देखेंगे तो वहाँ पर डायरेक्टली आपको कुछ 4-5 लाइन के आप कंटेंट देख सकते हैं जो लिखा गया है। यहाँ पर सिंपली आपको ये मिल जाएगा कि अल्टीप्लेनेशन वो चीज़ होती है जो कि एल्टीट्यूड मतलब कि एल्टीट्यूडिनल एरिया में यानी कि पेरीग्लेशियल एरिया में मिलती है। 2 चीज़ मिल जाएगी, और यही जो आपका सरफेस है दिस इज़ फ्लैट सरफेस एरिया। फ्लैट सरफेस एरिया, इसी को हम लोग बोल देते हैं अल्टीप्लेनेशन। ये बहुत ही छोटा सा कंटेंट दिया गया आपके सविंदर सिंह में, बट यहाँ 150 वर्ड लिखना है। हाउ टू मैनेज इट, कैसे किया जाए। तो सिंपली देखिए आपको क्या करना होगा। आप इरोजनल सरफेस से शुरू करिए कि व्हाट इज़ इरोजनल सरफेस और अप्लेनेशन सरफेस, और फिर यहाँ पर बताएंगे देयर आर 2 काइंड ऑफ प्रोसेस दैट आर गोइंग ऑन, एंड after functioning of these 2 things, that is in erosional and depositional, ultimate surface that is being achieved is called as erosional surface या फिर प्लेनेशन सरफेस। तो इरोजनल और डिपोजिशन होने के बाद में जो भी फाइनल एलिमेंट हमें मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं हमारा जो प्लेनेशन सरफेस होती है। ये जो प्लेनेशन सरफेस होती है वो कई टाइप की है, और कई सारे ज्योग्राफर्स ने इसे अलग अलग तरीके से बता रखा है। जैसे पैडी प्लेन, पेनी प्लेन एंड पैन प्लेन हो गया। ये जो पैडी प्लेन एंड पेनी प्लेन एंड पैन प्लेन है सब ने अलग अलग तरीके से, जैसे हमारी डेविस हो गए या फिर हमारे 1 सेकेंड, हाँ, तो हम लोग बेसिकली ये बोल रहे थे कि प्लेन जो होते हैं वो 3 तरीके के हैं, पैडी प्लेन, पेनी प्लेन एंड पैन प्लेन। और उसको डिस्कस करने के लिए अलग अलग ज्योग्राफर ने अलग अलग तरीके से चीज़ें बता रखी हैं। जैसे कि हमारे एल्सी किंग हो गए, या डेविस हो गए, या पेंक हो गए, या क्रिकमे हो गए। तो इन लोगों के बारे में जस्ट आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट बनाने के बाद में आप बता देंगे कि जो भी ग्लेशियल एरिया है या फिर एल्टीट्यूडिनल एरिया है वहाँ पर प्राइमरली हमें पेरीग्लेशियल टाइप की लैंडफॉर्म्स मिलते हैं, और ये जो लैंडफॉर्म्स होते हैं इसमें भी इरोजन, इसमें भी डिपोजिशन होती है, और अल्टीमेटली जो फाइनल सरफेस मिलती है उसी को हम लोग बोलते हैं एल्टीप्लेनेशन या फिर एल्टीट्यूड प्लेनेशन। यहाँ पर तमाम तरीके की इरोजनल जैसे यू शेप्ड वैली वगैरह बन जाती है, और उसके बाद से अल्टीमेटली एक फ्लैट सरफेस मिलती है जो कि कॉन्वेक्सो कॉन्केव सरफेस होती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं एल्टीप्लेनेशन। तो बेसिकली यहाँ पर जो कंटेंट हम लोगों ने यूज़ किया है वो पैरेलल रिट्रीट का कंटेंट यूज़ किया, और इसी पैरेलल रिट्रीट के ही दौरान में अल्टीमेटली हम लोगों ने कॉन्वेक्सो कॉन्केव सरफेस को उठाया और इसी को हम लोगों ने एल्टीप्लेनेशन कर दिया। तो एक बेसिक आइडिया जो हमें लग रहा था उसी को क्या किया गया है, एक्सप्लेन कर दिया गया, स्ट्रेच कर दिया गया पुराने नॉलेज के बेसिस पर। तो बस यही आपको लिख देना होगा 150 वर्ड यू कैन इजीली मैनेज विथ दिस कंटेंट, एंड ईजिली मैनेज किया जा सकता था। एटलीस्ट कुछ मार्क्स तो आपको यहाँ पर मिल ही जाएंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर मास मॉडिफिकेशन। मैं कहूँगा एक बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है।
यहाँ पर भी आपको 150 वर्ड ही लिखने थे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन है कि कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि एयर मास को मॉडिफाई कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि एयर मास होता क्या है। तो एयर मास के बारे में आपको पता होगा कि एक 3 डिमेंशनल डायग्राम होती है। 3 डिमेंशनल एयर का एक बैग होती है जहाँ पर होमोजीनियस कंडीशंस मिलती हैं। होमोजीनियस कंडीशन का मतलब कि यहाँ पर जो भी प्रेशर है, यहाँ पर जो भी टेम्परेचर है, या यहाँ पर जो भी ह्यूमिडिटी है वो होमोजीनियस होती है या यूनिफॉर्म होती है। तो दिस इज़ यूनिफॉर्म कंडीशंस यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती हैं। तो दिस इज़ यूनिफॉर्म कंडीशंस। अब इस यूनिफॉर्म कंडीशन के बाद अल्टीमेटली यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं। उससे पहले एयर मास 2 तरीके का होता है। एक होती है जो आपकी कोल्ड एयर मास होती है और दूसरी होती है जो वार्म एयर मास होती है। और ये जो वार्म और कोल्ड एयर मास है वो डिफरेंट क्लाइमेट में अलग अलग तरीके से मिल जाता है। जैसे वार्म में ही अगर बात किया जाए, इसी वार्म में अगर बात किया जाए तो हमें मैरीटाइम ट्रॉपिकल मिल जाती है, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल मिल जाती है, मैरीटाइम पोलर, कॉन्टिनेंटल पोलर और डिफरेंट टाइप की हमें चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो वर्ल्ड का एक मैप बना करके, यहाँ पर वर्ल्ड का एक मैप बना करके दिखा सकते हैं कि कहाँ पर किस तरीके का एयर मास बनता है। तो एयर मास को वर्ल्ड मैप पर दिखा दीजिएगा। अब आते हैं मेन मुद्दे की ओर में, यानी कि मॉडिफाइंग फोर्सेस कौन कौन से यहाँ पर लग रहे हैं। तो मॉडिफिकेशन के लिए सिंपली पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एयर मास किस पे डिपेंडेंट है। जिस पे डिपेंडेंट होगा वही उसके मॉडिफिकेशन वाले फोर्सेस भी बन जाएंगे। अब यहाँ पर किस किस चीज़ पर ये डिपेंडेंट होता है, सिंपल, पहले हो गया टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में तमाम अभी प्रोसेस हो रहे हैं। जैसे पैसिफिक की हीटिंग हो रही है, तो पैसिफिक की हीटिंग होने के कारण से यहाँ का जो एयर मास है वो डिफरेंट टाइप का हो जाएगा, यानी कि वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो यहाँ पर टेम्परेचर पे इन्फ्लुएंस हो रही है। सिमिलरली इसी तरीके से इंडियन ओशियन डायपोल, सिमिलरली इसी तरीके से एल नीनो ला नीना का केस भी हो गया। ये जितने भी क्लाइमेटिक एलिमेंट्स होते हैं यू कैन राइट इट हियर, यहाँ पर वो चीज़ लिख सकते हैं। सिमिलरली प्रेशर को भी आप लिख सकते हैं, सिमिलरली ह्यूमिडिटी को भी आप लिख सकते हैं। इन सब के अलावा और क्या मॉडिफाइंग फोर्सेस होते हैं, इसके अलावा होती है आपकी लैटिट्यूड। क्यों लैटिट्यूड? क्योंकि ये लैटिट्यूड अल्टीमेटली जो सन की इंसोलेशन है उससे इम्पैक्ट होंगे। तो सन की इंसोलेशन भी अल्टीमेटली एरिया के प्रेशर और टेम्परेचर को इम्पैक्ट करेगी और इस कारण से हमारा एयर मास भी इम्पैक्ट हो रहा होगा। इसी तरीके से एल्टीट्यूड भी, ऊंचाई भी एक तरीके से क्या होगी, इम्पैक्ट हो रही होगी या फिर इम्पैक्ट कर रही होगी। तो ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाएगा हमारे इस ट्रांसपोर्ट का। इसके अलावा बाकी आप लेटेंट हीट को भी लिख सकते हैं, यानी कि जो हमारा हीट बैलेंस है, ये हीट बैलेंस भी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इसी एयर मास को इम्पैक्ट कर रहा होगा। तो जितने भी इस तरीके की कंटेंट होते हैं जहाँ पर आपकी प्रेसिपिटेशन या फिर मॉइस्चर या फिर टेम्परेचर या फिर आपकी एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस, हाँ एक और चीज़ हो सकती है, दिस इज़ ऑल्सो एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस। और इस एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस में जैसे साइक्लोनिक कंडीशंस वगैरह होती हैं, ये भी अल्टीमेटली इसको मॉडिफाई करती हैं, इसको इम्पैक्ट करती हैं। तो यही सब हो जाएगी आपकी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स जो कि एयर मास को मॉडिफाई कर रहे हैं। एक और चीज़ आप लिखना चाहें तो पॉल्यूशन को भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही है एंड दिस कुड भी एंथ्रोपोलॉजिकल रीजन के अंतर्गत आ जाएगा। तो दिस इज़ एंथ्रोपोलॉजिकल। तो कुछ यहाँ पर हम लोगों ने 7-8 पॉइंट लिख लिए हैं और इसी 7-8 पॉइंट को जब आप एक्सप्लेन कर देंगे तो ईजिली यहाँ पर हमारा कंटेंट हो जाएगा। समझ आ गया? हालांकि और भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एटसेट्रा लिख करके आप इसको क्वेश्चन को एंड कर सकते हैं। बाकी लास्ट में तो खैर आप बता ही सकते हैं एयर मास आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड ओवरऑल कहीं ना कहीं फ्रंट फॉर्मेशन और तमाम तरीके की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं जैसे फेरल साइकिल या पोलर साइकिल, उसके भी फॉर्म होने में ये एयर मास काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिंपल हो गया, आसान पार्ट है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिस्कस द हज़ार्ड्स एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर। इसको भी आपको 150 वर्ड में लिखना है और मैं कहूँगा ये भी एक बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सी सरफेस टेम्परेचर ये होता कितना है। तो ये आप लिख देंगे कि ठीक है 27 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड में सी सरफेस टेम्परेचर हमें देखने को मिल जाता है, या फिर सिंपली आप 25 से 27 लिख सकते हैं, ये भी एक ही बात है, कोई ज़्यादा इस पर एम्फसाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो सी सरफेस टेम्परेचर है, सी सरफेस टेम्परेचर का हो रहा है राइज़। ये जो राइज हो रहा है ये किन किन कारणों के कारण से हो रहा है, मतलब कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स। तो जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होंगे
उसको आप यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक फ्लो चार्ट बना दीजिए और इस फ्लो चार्ट में सिंपली क्या क्या लिख देंगे, कुछ नेचुरल रीजंस हैं और कुछ एंथ्रोपोजेनिक रीजंस हैं। तो दिस इज़ एंथ्रोपोजेनिक रीजंस। एंथ्रोपोजेनिक रीज़न में सिंपल हो गया आपका कि पॉल्यूशन हो गया या फिर हीटिंग हो गई या फिर जो आपकी वेहिकुलर एमिशंस हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर लिख देंगे। नेचुरल में आप लिख देंगे वोल्केनिक इरप्शंस हो गया या फिर अर्थ की एक्सपेंशन हो गई, हीटिंग हो गई, इनको लेकर के आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये भी हीटिंग वगैरह हो रही है जिसके कारण से सी लेवल का राइज हो रहा है। अब यहाँ पर लिखेंगे सी लेवल राइज होने के आखिर में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। तो प्रॉब्लम्स में तमाम तरीके के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे ओवरऑल जो वाटर का लेवल है, ये वाटर का लेवल इंक्रीज़ कर रहा है, पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत यहाँ पर सैलिनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये भी चेंज हो रहा है। और अगर सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा तो अल्टीमेटली जो भी ओशियन करंट्स हैं वो चेंज हो जाएंगी, ओशियन करंट्स का पैटर्न चेंज हो जाएगा। और ओशियन करंट का अगर पैटर्न चेंज होगा तो ऑब्वियसली हमें कोस्टल इकोसिस्टम में काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो कोस्टल इकोसिस्टम में काफ़ी कुछ चेंजेस और बाकी इसके अलावा हज़ार्ड बहुत सारे आएंगे। इन हज़ार्ड में किस तरीके के हज़ार्ड आएंगे, जैसे जो हमारे ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस वगैरह हैं, इन ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस में जैसे साइक्लोन, जैसे सुनामी, ठीक है, सुनामी हो गया, या फिर फ्लडिंग, या फिर एक तरीके से कह लीजिए कि हाँ ठीक है फ्लडिंग भी बोल ही सकते हैं आप, लैंडस्लाइड हो गया एक तरीके से। लैंडस्लाइड इन द सेंस कि जो साइक्लोन की लैंड पर आकर के फॉल होती है, लैंडफॉल हो जाती है। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं लैंडफॉल एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली हज़ार्ड के फॉर्मेट में आ जाती है। दूसरी जो हज़ार्ड है वो है आपकी सबमर्जेंस, ठीक है, सबमर्ज कर जाना। तो सबमर्जेंस ऑफ आइलैंड, और ये बेसिकली हमें देखने को मिल रही है कई सारे आइलैंड्स में। स्पेशली ये क्लॉज है, ये है लॉस एंड डैमेज क्लॉज, लॉस एंड डैमेज क्लॉज, और ये पेरिस क्लाइमेट डील में भी ये डिस्कस किया गया था। तो जितने भी आइलैंड्स हैं, जैसे हमारा मुंबई हो गया इंडिया का, या फिर पलामू हो गया, सोलोमन आइलैंड, मार्शल्स आइलैंड, या फिर मालदीव्स हो गया, मॉरिशस हो गया, कई सारे आइलैंड ऐसे हैं जो कि सबमर्ज हो रहे हैं। तो यहाँ पर लॉस एंड डैमेज क्लॉज ये भी आप लिख सकते हैं सी लेवल राइज को लेकर के। इसके अलावा जो हज़ार्ड होगी वो डेजर्टिफिकेशन को लेकर के भी होगा। तो डेजर्टिफिकेशन ये भी एक यहाँ पर क्लॉज बोल सकते हैं, क्योंकि वाटर लेवल का राइज होगा, अल्टीमेटली जो कोल्ड विंड्स हैं वो ब्लो करेंगी और जो डेजर्टिफिकेशन का एरिया है वो कंटिन्यूसली बढ़ते जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ हो सकती है और वो है डेजर्टिफिकेशन में ही आप बोल सकते हैं ड्रॉट का आना। ड्रॉट भी अल्टीमेटली इंक्रीज़ कर जाएगा। क्यों? क्योंकि मैनग्रोव अल्टीमेटली यहाँ पर मैनग्रोव का लॉस हो जाएगा, क्योंकि पानी में ये लोग जो है डूब जाएंगे। और अल्टीमेटली जो ये सैलाइन वाटर है ये हमारी धरती में आ जाएगा, सैलाइन वाटर हमारे सॉइल में आ जाएगा, और सैलाइन वाटर के सॉइल में आने के कारण से अल्टीमेटली यहाँ पर रॉक स्ट्रेटा या फिर सॉल्ट पैन बन जाएंगे, जिसके कारण से अल्टीमेटली यहाँ पर हमें फेलियर ऑफ द क्रॉप देखने को मिलेगा, या फिर डिजर्टिफिकेशन या ड्रॉट। तो ये कुछ 3-4 कंडीशंस है जो कि अल्टीमेटली आप लिख करके इसको एक्सप्लेन करिएगा, और एक्सप्लेन करने के बाद में ये आपका पूरा का पूरा जो सी सरफेस टेम्परेचर का राइज़ है वो हमें देखने को मिल जाएगा। समझ आ गया क्या है, क्या चीज़ें हैं। बाकी हज़ार्ड में हालांकि और भी तमाम चीज़ें लिखी जा सकती हैं, जैसे हमारा वाटर साइकिल है, ये वाटर साइकिल कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा, हीट बैलेंस हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं इंसुलेशन और जो एल्बिडो है उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो तमाम तरीके की यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलेंगी, और ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। बस ये है कि आपको मैनेज कैसे करना है उस पर डिपेंड हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जीन पूल सेंटर्स आर द गुड होप फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ये भी देखिए एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। जीन पूल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ जीन पूल, और ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को किस तरीके से ये एक तरीके से कह लीजिए कि कैसे ये कंजर्व कर रहा है, कैसे ये चीज़ों को बता रहा है। तो सबसे पहले आप बता देंगे जीन पूल के बारे में। तो दिस इज़ आवर जीन पूल। जीन पूल सेंटर्स का मतलब ये होता है जहाँ पर जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर हो गई जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो दिस इज़ जेनेटिक डाइवर्सिटी। हमें 2 तरीके की जीन पूल देखने को मिलती है, एक हो जाएगा जो फ्लोरल होती है और दूसरी हो जाएगी जो फौना की होती है। फ्लोरा और फौना में दोनों का एक एक मैप आप बना देंगे। दिस इज़ योर मैप, यहाँ पर वर्ल्ड पे मैप पे दोनों को आप बता करके दिखा देंगे, जैसे पैलियो ट्रॉपिकल, नी आर्कटिक, है ना। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये एक और चीज़ वॉलेस लाइन के बारे में भी दिखा दीजिएगा कि दिस इज़ वॉलेस लाइन, और जो ऑस्ट्रेलिया से
साउथ ईस्ट एशिया को डिवाइड करती है वो वॉलेस लाइन बन जाएगी। तो यहाँ पे आपने दिखा दिया कि आखिर में जीन पूल सेंटर्स क्या क्या हैं। अब आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जीन पूल सेंटर्स आर द गुड होप फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। मतलब ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कैसे कर रहे हैं इन पर डिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब इनको आपको अब एलैबोरेट करना है कि कैसे ये जीन पूल सेंटर्स को कंजर्व कर रहे हैं या फिर आपके बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी तमाम चीज़ें आप लिख सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट यही लिख सकते हैं कि जो जीन पूल्स होते हैं वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइप की पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और जिसके कारण से आप ये बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर जीन पूल का एलिमेंट है, चाहे फ्लोरा हो चाहे फौना हो, वो यहाँ की हार्श क्लाइमेट को टॉलरेंट होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि टॉलरेंस हमें देखने को मिलती है। इसी में एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं जैसे एस्टिवेशन होना, तो एस्टिवेशन या फिर आपकी हाइबरनेशन होना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि जो जेनेटिक पूल है जो ट्रॉपिकल मतलब कि आपका पोलर एरिया का होता है, दे आर टॉलरेंट विद रिस्पेक्ट टू द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन एंड सिमिलरली इसी तरीके से ट्रॉपिकल में एंड सिमिलरली इसी तरीके से अलग अलग एरिया में आ जाएगा। समझ आ गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो पैलियो ट्रॉपिकल, नी ट्रॉपिकल, नी आर्कटिक, पैलियो आर्कटिक, इथियोपियन या फिर ओरिएंटल रियल्म, ये सब चीज़ें जो यहाँ पर आपने दिखाई होंगी उसी को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करते रहना है। तो एक तो ये बता दिया गया। दूसरा बता दिया जाएगा कि यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की कहानी भी हो जाती है। तो दिस इज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइप के ही एनिमल्स होंगे या स्पेसिफिक टाइप की फ्लोरा एंड फाउना होगी जो कि अल्टीमेटली सर्वाइव करेगी। और अगर हम दूसरी कंडीशंस को लेकर के आएंगे तो यहाँ पर हमें इकोलॉजिकल सक्सेशंस देखने को मिलेगा और इकोलॉजिकल सक्सेशन के बाद एक स्पेसिफिक टाइप की ही चीज़ निकल करके आएगी और इसीलिए हम फिर बोल सकते हैं कि दिस इज़ स्पेसिफिक पर्पज़ और यहाँ पर भी स्पेसिफिक टाइप की ही चीज़ें निकल करके आएंगे। तो काइंड ऑफ कह सकते हैं कि दोनों मतलब चीज़ें तो सेम सी ही हो गई, बट स्टिल दे हैव डिफरेंसेस, दे हैव स्पेसिफिक थिंग्स, जिसके कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें जेनेटिक जो हमारी जीन पूल्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशली फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इसके अलावा हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि लेसर नंबर ऑफ जीन्स इन देयर जीन पूल विल बी ससेप्टिबल टू सम प्रॉब्लम्स, जिसके कारण से हमें इंडेंजर्ड स्पीसीज़ या फिर एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीसी देखने को मिलेगा। तो इंडेंजर्ड या फिर एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसी देखने को मिल जाएगा। तो ये भी हमारे लिए एक पॉइंट हो सकता है। फोर्थ पॉइंट इसी तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स अगेन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो कि ये कह सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो ये एक पॉइंट आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के भी दिखा सकते हैं, दिस इज़ आवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है या जो ये स्पीसीज़ हैं वो कहीं ना कहीं एक इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं और इकोसिस्टम के अगर पार्ट हैं तो अगर हम किसी भी कंपोनेंट को, इकोसिस्टम के किसी भी कंपोनेंट को अगर डिस्टर्ब करेंगे तो अल्टीमेटली दिस विल रिजल्ट इन क्यूमुलेटिव इफेक्ट। और ये जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा वो अपने आप में काफ़ी ब्रॉड डैमेज देगा और इस वजह से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो प्राइमरली आपको यही 4-5 पॉइंट है कुछ जिसको लिखना होगा एंड दिस इज़ ऑब्वियसली द गुड होप फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो यहाँ पर आपको बस इसी सीक्वेंस में आंसर लिखना होगा। अगेन मैं कहूँगा कि दिस इज़ वेरी बेसिक पार्ट, ईजिली ये भी लिखा जा सकता था, ईजिली मैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ इकोसिस्टम सर्विसेज ऑफ हिमालय आर एसेंशियल फॉर हाईलैंड एंड लोलैंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ एशिया। अब देखिए ये भी जो हमारा क्वेश्चन है बेसिक लेवल पे रही है। देखिए क्या बोला जा रहा है, आपको बताना है इकोसिस्टम सर्विसेज, यानी कि जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इन्वायरमेंटल एंगल पर लिया जा रहा है। किसकी बतानी है? हिमालय की बतानी है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए था कि लोकेशन ऑफ हिमालय क्या है, लोकेशन ऑफ हिमालय। और ध्यान आपको ये रखना है कि ये है पेपर नंबर 1 और यहाँ पर आपको वर्ल्ड लेवल पे बात करनी है और यहाँ क्वेश्चन में भी एशिया लेवल पे ही पूछा जा रहा है। तो दिस इज इसेंशियल फॉर हाईलैंड एंड लोलैंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ एशिया। देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ करके ये आइडिया लगा लिया है कि ये जो क्वेश्चन है वो मुझे थोड़ा सा इकोलॉजिकल लैंग्वेज में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ है वो इकोलॉजिकल सर्विसेज, इकोसिस्टम सर्विसेज ये वर्ड यूज़ किया गया है। तो आंसर भी मुझे इसी तरीके से कुछ यूज़ करना पड़ेगा। तो इकोसिस्टम सर्विसेज में या
इकोसिस्टम वाली जो भी डेवलपमेंट है उसके बारे में जब हमें लिखना होगा तो वर्ड भी हम लोगों को कुछ उसी तरीके के चूज़ भी करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये जो हिमालय है इसकी दिस इज़ जेनेटिक डाइवर्सिटी का क्या सीन है। सिमिलरली इसी तरीके से इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के बारे में हमें लिखना पड़ेगा, तो दिस इज़ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। मैं यहाँ पर अभी पॉइंट्स लिख रहा हूँ, इसको अभी हम लोग आगे एक्सप्लेन और करेंगे। फिर आ जाएगी इसकी स्पीसीज़ डाइवर्सिटी, तो दिस इज़ आवर स्पीसीज़ डाइवर्सिटी के बारे में आ जाएगा। सिमिलरली जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में आ जाएगा, जेनेटिक डाइवर्सिटीज़ के बारे में आ जाएगा। फिर इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं फंक्शनल डाइवर्सिटी, तो दिस इज़ फंक्शनल डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर हमारे पास 5 पॉइंट हो गए और मैंने स्पेशली यहाँ पर 5 पॉइंट जो यूज़ किए हैं वो इकोलॉजिकल लैंग्वेज में यूज़ किए गए हैं। समझ में आ रहा है। जब हम जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हमें बताना होता है जीन पूल के ही बारे में, और जब जीन पूल के बारे में हम लोग बात करते हैं तो अगर एशिया के मैप को देखेंगे तो एशिया के मैप में जो इंडिया का पार्ट है यानी कि हिमालय के, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सपोज दिस इज़ आवर हिमालय के एक साइड में यहाँ पर हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट मिलता है और यहाँ पर जो जीन पूल मिलती है वो आती है ओरिएंटल जीन पूल, दिस इज़ ओरिएंटल। और इसके जस्ट ऊपर में जब हम लोग आ जाएंगे तो ये आ जाएगी नी आर्कटिक का इलाका या नी ट्रॉपिकल का इलाका, दिस इज़ मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर नी आर्कटिक। और इसी तरीके से ऊपर में बोरियल फॉरेस्ट भी आ जाते हैं, तो दिस इज़ बोरियल फॉरेस्ट। तो दोनों में से फ्लोरा बात करिए या फिर फौना बात करिए, ये जीन पूल होते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो हमारी हिमालयन बेल्ट है, ये जो हमारी हिमालयन बैरियर है, इन दोनों के बीच में क्लियर डिस्टिंक्शन बना रही है और जिसे हम लोग बोल सकते हैं यही जो क्लियर डिस्टिंक्शन है दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी इन एशिया। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को लेकर के है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में आप ये बता देंगे कि जो हमारा इंडिया है यहाँ पर जो भी विंड्स होती हैं या जो भी यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं दे आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द हिमालय। नॉर्थ पार्ट से जो साउथ का पार्ट है वो इंटायरली डिफरेंट है। यहाँ पर जो कंडीशंस होती हैं वो मॉनसूनल कंडीशंस होती हैं, एवरेज टेम्परेचर रिलेटिवली काफ़ी हाई होता है, सॉइल कंडीशंस, हर तरीके की जो कंडीशंस होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू जो ऊपर यानी नॉर्थ साइड में होती है। अब आ जाएंगे आप स्पीसी डाइवर्सिटी पे। स्पीसी डाइवर्सिटी हमारे पास हो जाती है ट्राइबल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम इंडियन साइड में आते हैं तो इंडियन साइड में हमें आर्यन ट्राइब मिलती है प्लस द्रविडियन साइड मिलती है, तो दिस इज़ द्रविडियन ट्राइब मिलती है। ऑस्ट्रेलॉइड्स मिलते हैं, ठीक है, तो दिस इज़ ऑस्ट्रेलॉइड्स मिलते हैं। और जबकि वही ऊपर हम लोग चले जाएं हमारे जो नॉर्थ ऑफ द हिमालय है वहाँ पर हमें देखने को मिलती है मंगोलॉइड्स, तो दे आर मंगोलॉइड्स। ये मेनली ट्राइब हमें देखने को मिल जाती है, या फिर इंडो तिब्बतन मिल सकती है, तो दिस इज़ इंडो तिब्बतन मिल जाती है। और बाकी कोई ट्राइब यहाँ पर नहीं मिलती है। तो ये 2 तरीके की ट्राइब्स हैं और बाकी जो मिलते हैं वो नोमैड्स मिलते हैं, तो दे आर नोमैड पीपल, नोमैड्स। तो ये 2 तरीके की कंडीशन यहाँ पर हमें मिल जाएगी। जब जेनेटिक डाइवर्सिटी, ओके वी हैव ऑलरेडी रिटन इट, तो जो हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो हम लोगों ने देख लिया है। फंक्शनल डाइवर्सिटी के बारे में जब हमें बात करना होगा तो यहाँ पर फिर से हम लोग इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को ही लेकर के आएंगे। फंक्शनल डाइवर्सिटी का मतलब किस तरीके की फंक्शनिंग होती है। जैसे अगर बात किया जाए हमारे नॉर्थ ऑफ द हिमालय में देखें तो यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट मिलते हैं, यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट मिलते हैं, ग्रासलैंड्स मिलती हैं, ग्रासलैंड्स होती हैं, ठीक है। जबकि वही अगर साउथ ऑफ द हिमालय में देखेंगे तो यहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड्स मिलते हैं, तो एग्रीकल्चरल लैंड मिलते हैं यहाँ पर प्राइमरली। ये पूरा इलाका प्लेन एरिया मिलता है हमें। और यहाँ पर ये मतलब प्राइमरी एक्टिविटी एज पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर ये काफ़ी प्रोमिनेंट मिल जाती है। तो ये बेसिकली आपको लिखना होगा एज पार्ट ऑफ द हाईलैंड एंड लोलैंड सस्टेनेबिलिटी इन एशिया। हाईलैंड का मतलब वही हो गया जो चाइना या प्लेटू रीजन हो गया, लोलैंड का मतलब हो गया जो हमारे इंडिया में ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया है, ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, दिस इज़ लो लैंड, ठीक है। और जो हाईलैंड है वो प्लेटूज वगैरह है, वो तो खैर आप समझ ही रहे होंगे कि क्या सीन हो सकता है। सो दीज आर द थिंग दैट यू नीड टू राइट इन दिस क्वेश्चन। अगेन एक बेसिक क्वेश्चन था जहाँ पर बेसिक आइडिया यूज़ किया जा रहा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम आइसोस्टेसी एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, एलैबोरेट साइटिंग सूटेबल एग्जाम्पल। बहुत ही बेसिक और एक मैं कहूँगा कि जनरल यहाँ पर आंसर आपका आ जा रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, सबसे पहले आपको ये बताना है कि आइसोस्टेसी क्या है। तो आइसोस्टेसी के बारे में जब भी बातें होती हैं तो आपको याद आना चाहिए, आप पता होना चाहिए हॉलैंडाना के बारे में।
आपको पता होना चाहिए हॉल एंड डाना, आपको पता होना चाहिए एरी के बारे में, और आपको पता होना चाहिए प्राट के बारे में। इनके एक्सप्लेन नहीं करना है, बस आपको बताना है कि दीज आर द ज्योग्राफर्स जो कि बेसिकली इस आइसोस्टेसी को एक्सप्लेन किए थे। अब आइसोस्टेसी का कंसेप्ट क्या है? आइसोस्टेसी का कंसेप्ट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल को लेकर के। तो ये जो हमारे आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, जहाँ पर फ्लोटेशन प्रिंसिपल बेसिकली वर्क करता है, तो दिस इज फ्लोटेशन प्रिंसिपल। ये जो फ्लोटेशन प्रिंसिपल है, इसी फ्लोटेशन प्रिंसिपल पर ही हमारी वैगनर की थ्योरी भी बेस्ड थी। वैगनर्स आइडिया, वैगनर का भी आइडिया हमारा इसी पर बेस्ड था। यहाँ पर आपको ये बताना है कि अगर मान लेते हैं कि कोई ये लैंडफॉर्म है, तो इसी लैंडफॉर्म पर ही, इसी लैंडफॉर्म के ही नीचे, इसी लैंडफॉर्म के ही नीचे इसकी एक रूट भी होगी, और ये जो रूट होगी वो डिपेंड करेगी कि आखिर में जो लैंडफॉर्म ऊपर है उसकी डेंसिटी किस तरीके की है। तो यहाँ पर इसकी डेंसिटी इज गोइंग टू अल्टीमेटली डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ रूट विल बी देयर बीनीथ दिस सरफेस। और ये जो नीचे हम लोग आ रहे हैं, नीचे हमारी मतलब कि एस्थेनोस्फीयर हो जाएगी, तो दिस इज़ आवर एस्थेनोस्फीयर, ठीक है, और उसके नीचे हमारा एक मेंटल का पार्ट आ जाता है, तो दिस इज़ आवर मेंटल का पार्ट। तो कहीं ना कहीं ये फ्लोटेशन प्रिंसिपल पर बेस्ड है, और यही फ्लोटेशन प्रिंसिपल यहाँ पर आपको दिखाना होगा। आप ये बताएंगे कि इसी फ्लोटेशन प्रिंसिपल के बेसिस पर हमें ये पता चला कि अल्टीमेटली ये जो हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, दीज आर द लिथोस्फेरिक प्लेट्स, और ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो ब्रोकन फॉर्मेट में होती हैं, टूटी टूटी फॉर्मेट में हैं। ब्रोकन फॉर्मेट के नीचे यहाँ पर हमारे मेंटल हैं, दिस इज़ मेंटल, और इस मेंटल में कॉन्वेक्शन करेंट्स होती हैं यहाँ पर, तो दिस इज़ कॉन्वेक्शन करेंट्स, कन्वेक्शन करेंट्स, यहाँ पर कन्वेक्शन करेंट्स हमारी जनरेट होती हैं, और उसी के बेसिस पर ऊपर डिवाइड हो जाता है। ये कन्वेक्शन करंट अल्टीमेटली किसके द्वारा बताया गया था? ये बताया गया था आर्थर होम्स के द्वारा। आइडिया हम लोगों ने कौन सा यूज़ किया? आइडिया यूज़ कर रहे हैं हम लोग फ्लोटेशन, और उसी के बेसिस पर स्ट्रेच किया हम लोगों ने, आर्थर होम के प्रिंसिपल को ले आया गया। अब आपको बताना है यही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो कि वेगनर ने ही दिया था, आइसोस्टेसी का प्रिंसिपल जो आर्किमिडीज के फ्लोटेशन प्रिंसिपल पर है, और जो हमारा वेगनर का आइडिया है जहां पर हम लोगों ने ओशियानिक, दिस इज ओशियानिक, और दूसरा कॉन्टिनेंटल प्लेट के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया। इन दोनों के बेसिस पर हमें एक आइडिया ये लग गया कि एक्चुअल में जो लिथोस्फीयर है, ये लिथोस्फीयर प्लेट के फॉर्मेट में है, और यहाँ पर जो प्लेट है वो दो तरीके की प्लेट है। एक हमारा हो गया जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है जो कि हमारे वेगनर ने बता दिया, और दूसरी है जो ओशियानिक प्लेट है। और इन दोनों ही प्लेट के कंटिन्यूअस इंटरैक्शन के ही बेसिस पर, कंटिन्यूअस इंटरैक्शन के ही बेसिस पर हमें कई तरीके के जो जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ या ज्योग्राफिकल फिनोमिनाज हमें देखने को मिलती हैं, और इन्हीं फिनोमिना को अल्टीमेटली एक्सप्लेन किया गया, इन्हीं फिनोमिना को अल्टीमेटली कंक्लूड किया गया इन द फॉर्मेट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और यही चीज़ आपको यहाँ पर लिख देनी है, यही चीज़ अल्टीमेटली मैनेज करके आपको यहाँ पर बता देना है। समझ आ गया क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखें तो ये भी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, डिटेल्ड अकाउंट ऑफ बॉटम टोपोग्राफी ऑफ पैसिफिक क्वेश्चन। यहाँ पर ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। टोपोग्राफी वही कॉन्टिनेंटल शेल्फ, वही कॉन्टिनेंटल स्लोप, वही कॉन्टिनेंटल राइज, इनके बारे में बताना है। तो दिस इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया, राइज हो गया, फिर आपको बॉटम जो हमारी अबाइजल प्लेन होती है इसके बारे में बता देना होगा, गायोट्स वगैरह के बारे में बताना होगा, ट्रेंचेस वगैरह के बारे में बताना होगा। एग्जाम्पल आप पैसिफिक ओशियन का ले लीजिएगा। हम लोगों ने अपने बेसिक वीडियो में जो 168 वीडियोज़ हैं वहाँ पर बहुत ही डिटेल्ड फॉर्मेट में इसको डिस्कस भी किया है, रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लगभग सब लोग प्रिपेयर करके जाते हैं, तो यहाँ पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सॉइल इरोजन एंड सॉइल डिग्रेडेशन आर थ्रेट टू फूड सप्लाई। थ्रेट टू फूड सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो पार्ट है, एक हमारा पार्ट है सॉइल इरोजन और दूसरा पार्ट है सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल डिग्रेडेशन, ठीक है, सॉइल डिग्रेडेशन। ओके, देखिए दो तीन प्रॉब्लम आज तो हुई है। पहली प्रॉब्लम टेलीग्राम नहीं चल रहा था, यहाँ पर भी न जाने क्या इंटरनेट इशू आ रही थी कि अपडेट नहीं हो रही थी। सेकंड पार्ट, जब हम लोगों ने लाइव अभी कोशिश किया तो वहाँ पर भी बार बार डिस्कनेक्ट हो रही थी, तो वो भी एक प्रॉब्लम वाली ही चीज़ थी। तो आज कुछ है, कुछ बुरा दिन है जिसके कारण से कनेक्टिविटी नहीं हो रही है। तो अभी अपलोड करेंगे ये रिकॉर्डेड सेशन और
अभी हम लोग सेक्शन ए ही लेंगे और बाकी के जो क्वेश्चन है कल लाइव करेंगे। कोशिश यही दुआ करिएगा कि चल जाए, ठीक है। चलिए, तो सॉइल इरोजन के बारे में और आपके सॉइल डिग्रेडेशन के बारे में, इन दोनों के बारे में लिखना है और हमें इन दोनों को कहाँ पर कन्वर्ज करना है, इन दोनों को हमें कन्वर्ज करना है अल्टीमेटली फूड सप्लाई को लेकर के। देखिए, जब भी फूड सप्लाई वगैरह का नाम आए तुरंत आपके दिमाग में SDG गोल और MDG गोल ये तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, बहुत ही बेसिक है। फूड सप्लाई यानी कि गोल नंबर 2 आ जाएगा यहाँ पर हंगर को लेकर के, गोल नंबर 1 आ जाएगा पोवर्टी को लेकर के, बहुत सारा है यहाँ पर जो SDG और MDG गोल में यहाँ पर अल्टीमेटली कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको यही बताना है कि अल्टीमेटली ये दोनों सॉइल इरोजन और सॉइल डिग्रेडेशन दीज आर थ्रेट टू फूड सप्लाई, यानी कि फूड सप्लाई डिसरप्ट हो जा रही है। फूड सप्लाई जो डिसरप्ट होगी वो 2 तरीके से होगी, या तो प्रोडक्शन ही ना हो रहा हो तो यहाँ पर प्रोडक्शन का थ्रेट हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ फेल होने का थ्रेट हो, फेल होने का यानी प्रोडक्शन तो हो गई थी लेकिन वो फेल हो गया, ख़राब हो गया सॉइल। और तीसरी चीज़ हो सकती है वो है ट्रेड को लेकर के कि फूड सिक्योरिटी, फूड सप्लाई नहीं हो पा रही है। ये 3 फॉर्मेट यहाँ पर हमें मिल जा रहा है। एक और यहाँ पर पॉइंट अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ माल्थस की थ्योरी। सो दिस इज़ माल्थुसियन कंसेप्ट। इस माल्थुसियन कंसेप्ट में बेसिकली क्या बताया गया था, ये बताया गया था कि जो हमारा रिसोर्स होता है वो एपी में बढ़ता है, रिसोर्स जो है वो एपी में बढ़ता है और जो पॉपुलेशन है वो जीपी में बढ़ती है, पॉपुलेशन ये जीपी में बढ़ती है। और यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो सॉइल है वो हैविली डिपेंडेंट है या फिर कह लीजिए हैविली प्रेशराइज्ड है पॉपुलेशन के कारण से। और अल्टीमेटली यही जो पॉपुलेशन का ये जो कर्व है वो अल्टीमेटली क्या करता है, अल्टीमेटली क्या करता है कि लोगों को हैविली प्रेशराइज कर देता है, जिसके कारण से सॉइल के फेल होने का ज़्यादा खतरा हो जाता है। तो यहाँ पर सॉइल के या तो यहाँ लिख सकते हैं प्रोडक्शन के फेल होने का ज़्यादा खतरा हो जाता है और प्रोडक्शन के खतरा होने के कारण से ही यहाँ पर लोग फूड सिक्योरिटी के मतलब फूड सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं हो पाती है, फूड फेल हो जाती है। तो ये कंसेप्ट भी अगर आप चाहें माल्थुसियन कंसेप्ट यू कैन ऑल्सो राइट, नॉट इन डायरेक्ट सेंस बट इन डायरेक्ट सेंस में लिखा जा सकता है। आते हैं हम लोग वापस से सॉइल इरोजन और सॉइल डिग्रेडेशन, ये दोनों कैसे फूड सिक्योरिटी, फूड सप्लाई को डिसरप्ट कर रहे हैं। 3 पॉइंट है आपके पास में, एक पॉइंट है प्रोडक्शन को लेकर, दूसरा फेलियर को लेकर, तीसरा ट्रेड को लेकर के। सॉइल इरोजन अगर होती है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जो सॉइल की फर्टिलिटी हो गई, सॉइल की जो अपर लेयर होती है, फर्स्ट लेयर भी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, या जो फर्स्ट होराइजन, जीरो होराइजन होती है, जीरो होराइजन, ये सब मास इरोजन के थ्रू निकल जाएगा। इरोड होने के बाद में यहाँ पर फर्स्ट लेयर अगर निकल गई तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो लूज़ हो गई, ह्यूमस जो है वो लूज़ हो गया और लूज़ होने के कारण से अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी, प्रोडक्शन यहाँ पर फेल हो जाएगी, सॉइल जो है वो फेल कर जाएगा। इस तरीके की कंडीशन हमें देखने को मिलती है जहाँ पर भी माउंटेन इलाका होता है। तो माउंटेन एरिया में हमें इसी तरीके की सॉइल इरोजन, मास इरोजन के फॉर्मेट में देखने को मिल जाते हैं। दैट इज़ वाई क्रॉप्स आर गेटिंग फेल्ड इन द माउंटेन एरियाज़। दूसरा पॉइंट है कि अल्टीमेटली सॉइल इरोड होने मतलब सॉइल फेल हो जा रही है, मतलब क्रॉप फेल हो जा रही है। ये क्या है, ओवर इरिगेशन करना। ओवर इरिगेशन अगर हम लोग कर देते हैं या ओवर पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र का यूज़ करना, केमिकल कंपाउंड का यूज़ करना, उसके कारण से भी यहाँ पर सॉइल जो होती है वो इरोजन होती है, वो भी अल्टीमेटली फेल कर जाएगा। बाकी इसके अलावा अगर मान लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि हमारी जो सॉइल है वो अल्टीमेटली किसी डिज़ास्टर का शिकार हो जा रही है तो उस कारण से भी सॉइल फेल हो जाती है, तो ये भी अल्टीमेटली सॉइल इरोजन का ही पार्ट होगा। ध्यान रखिएगा, दिस इज सॉइल इरोजन, जहाँ पर फर्स्ट लेयर निकल जाएगी, फर्स्ट लेयर के निकल जाने का, इरोड करने का केस है यहाँ पर। अगर मान लेते हैं फ्लडिंग आएगी तो सॉइल इरोजन होगा। मास इरोजन, लैंडस्लाइड, अवलांच एक तरीके का इरोजन है। डिग्रेडेशन क्या होती है, डिग्रेडेशन का मतलब ये होता है जहाँ पर NPK इनका रेशियो ख़राब हो जाता है। तो जब रेशियो ख़राब होगा तो यहाँ पर अल्टीमेटली आपको कुछ चॉइस ऑफ क्रॉप आपको सही रखनी पड़ेगी, चॉइस ऑफ क्रॉप। अब इस कारण से क्या होगा कि क्रॉप की वैरायटी हमें नहीं मिल पाएगी और वैरायटी नहीं मिल पाएगी तो ऑब्वियसली देयर विल बी प्रॉब्लम इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, पहली चीज़। सेकंड थिंग, जब डिग्रेडेशन हो जाएगी तो ऑब्वियसली सॉइल भी जो है वो इनफर्टाइल हो जाएगी या फिर सॉइल की जो हॉराइजन्स होती हैं उसमें इलुविएशन देखने को मिलेगा, जिसके कारण से अगेन जो क्रॉप है वो फेल होने का खतरा बना रहेगा। और ये सारी चीज़ें होंगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, फूड सप्लाई को एक धक्का लगेगा, फूड सप्लाई नहीं हो पाएगी और अल्टीमेटली
दीज आर गोइंग टू मेक अ थ्रेट टू द फूड सप्लाई। क्लियर है? बाकी लास्ट में माल्थुसियन कंसेप्ट लिख करके आप आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट होगा तो बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा नीचे, नहीं तो हम लोग आगे डिस्कस कर ही रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एग्जामिन मेजर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर फॉर वेरिड पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑन द कॉन्टिनेंट। देखिए क्वेश्चन ये नहीं है कि प्रेसिपिटेशन, क्वेश्चन है वेरिड पैटर्न ऑन प्रेसिपिटेशन ऑन कॉन्टिनेंट, उस पर क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेसिपिटेशन किस किस तरीके का कहाँ कहाँ पर होता है। इस प्रेसिपिटेशन में तमाम तरीके के हो सकते हैं, जैसे ड्रिजल होती है, दिस इज़ ड्रिजल, हल्की हल्की बूंदें गिरना, या फिर आपकी हेल स्टॉर्म होना तो हेल स्टॉर्म हो जाना, स्नोफॉल होना। ठीक है, ये सब प्रेसिपिटेशन के मतलब तरीके ही हैं, कॉन्डेंसेशन ही हो गया एक तरीके का। दूसरा जो मेन टाइप होता है वो होता है ओरोग्राफिक, दिस इज़ ओरोग्राफिक टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। इसके अलावा साइक्लोनिक टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो दिस इज़ साइक्लोनिक टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। फ्रंटल टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो दिस इज़ फ्रंटल। ठीक है, और कन्वेक्शनल रेनफॉल, ये हो जाएगी हमारे पास रेनफॉल यानी कि प्रेसिपिटेशन का तरीका। अब हमारे पास पैटर्न क्या है, पैटर्न को दिखाने के लिए ऑब्वियसली यू नीड टू ड्रॉ ए मैप हियर। एक मैप ड्रॉ कर लेंगे, वर्ल्ड का एक मैप ड्रॉ करके अल्टीमेटली ये दिखा देंगे कि कहाँ पर किस टाइप की बारिश हो रही है। ओरोग्राफिक पता है आपको, जहाँ जहाँ माउंटेन होगी वहाँ वहाँ पर ओरोग्राफिक होगा। साइक्लोनिक जहाँ जहाँ का भाई साइक्लोन जनरेट हो रहे होंगे, चाहे आपकी हरिकेन्स या फिर विली ब्लिज़ार्ड जो भी बन रही होगी वो यहाँ पर बन जाएगी। फ्रंटल आपको पता है, जहाँ जहाँ पर भी टेम्परेट टाइप के साइक्लोन बनते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वो यहाँ पर बन जाएंगे। कन्वेक्शनल आपको इक्वेटोरियल इलाके में मिल जाएगा, दिस इज़ इक्वेटोरियल एरिया। दिखा दिया आपने कहाँ कहाँ पर किस तरीके की प्रेसिपिटेशन है। अब आपको ये बताना है कि ये जो रेनफॉल में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, यानी कि वेरिड पैटर्न ऑफ प्लेटफॉर्म है, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंडेंट है। मतलब इनकी जो हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं उनके फैक्टर्स क्या होंगे, अब बताइए। अब इसलिए बता सकते हैं, सबसे पहला टोपोग्राफी में चेंज देखने को मिल रही है, तो दिस इज़ टोपोग्राफिकल चेंज, दिस इज़ टोपोग्राफिकल चेंज हो गया। दूसरा क्लाइमेटिक वेरिएशन देखने को मिल रही है, तो दिस इज़ क्लाइमेटिक वेरिएशन हमें देखने को मिल रही है। तीसरा और क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा जो एंथ्रोपोलॉजिकल रीजंस है, एंथ्रोपोलॉजिकल, जैसे पॉल्यूशन बहुत हो रहा है तो पॉल्यूशन हो गया, ओजोन डिप्लीशन हो गया, ये सब चीज़ें अल्टीमेटली यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। फोर्थ हो जाएगी लोकल कंडीशन भी, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो भी काफ़ी हद तक इस प्रेसिपिटेशन के पैटर्न को हमें डिस्टर्ब करता है। तो ये कुछ पैटर्न होंगे, ये कुछ फॉर्म्स होंगे जिसके बेसिस पर अल्टीमेटली यू विल राइट द आंसर। ये चीज़ें लिखेंगे आप, समझ आ गया? क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, मैरीटाइम सिक्योरिटी इज बीइंग निग्लेक्टेड, इंडिकेट द मेजर चैलेंजेस एंड सजेस्ट सोल्यूशन इन कंटेक्स्ट ऑफ लॉ ऑफ सी। तो यहाँ पर जो कंटेक्स्ट है वो है लॉ ऑफ सी, यानी कि UNCLOS, यूनाइटेड नेशंस की जो CLOS है, कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी है, उसको लेकर के सबसे पहले इसको आप डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, सी बेड अथॉरिटी, और अल्टीमेटली ये दिखा देंगे कि ये हमारा मान लेते हैं बॉर्डर है, बॉर्डर से 12 नॉटिकल माइल ये हमारा टेरिटोरियल वाटर हो गया, फिर हमारा 12 नॉटिकल माइल ये हो गया कॉन्टिगुअस जोन, तो दिस इज़ 12, और अल्टीमेटली 200 नॉटिकल माइल तक ये हमारा मिल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, हमारा क्या काम है, सबसे पहला स्टेटमेंट है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी इज़ बीइंग निगलेक्टेड, ये निगलेक्ट हो रही है, तो हमारी ये हो गई मैरीटाइम सिक्योरिटी। सबसे पहले आप बता देंगे मैरीटाइम सिक्योरिटी होती क्या है। मैरीटाइम सिक्योरिटी जब बताएंगे तो अल्टीमेटली आपको अल्फ्रेड महान के बारे में बताना पड़ेगा, तो दिस इज़ आवर अल्फ्रेड महान साहब, और साथ ही साथ में स्पाइकमैन साहब के बारे में भी बताना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों लोगों ने अल्टीमेटली इसी मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में ही बात की थी। आप ये बता देंगे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज द कंट्री इज़ ओपन, मतलब जितनी भी कंट्रीज़ हैं दे आर ओपन फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड एरियाज़। बहुत ही ये पूरा का पूरा इलाका जो होता है वो बहुत ही लॉन्ग स्पैन का होता है, लॉन्ग स्पैन की हमारी एरिया होती है, और इस वजह से सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली निगलेक्ट की जाती है क्योंकि एरिया बहुत लॉन्ग है, तो उस हर एक इलाके पर, हर एक एरिया पर हम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं रख सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेशंस हैं, इस कारण से हम लोग यहाँ पर चीज़ें नहीं रख पाते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम लोग जितने भी सिक्योरिटी या जितने भी हम लोग लॉ वगैरह बनाते हैं दे आर प्राइमरली फॉर टेरिटोरियल वाटर, ये हम लोग टेरिटोरियल वाटर पर ही ध्यान रखते हैं, और टेरिटोरियल वाटर बहुत नज़दीक होती है,
तो इट शुड बी अप टू कॉन्टिग्यूअस जोन, मतलब कॉन्टिग्यूअस जोन से अगर हम लोग रखें तो शायद हमारी सिक्योरिटी ज़्यादा परफेक्ट होगी, ज़्यादा स्ट्रांग होगी। बट हमारी जो सिक्योरिटी है वो टेरिटोरियल वाटर में ही मेनली होती है, और इस कारण से भी कहीं ना कहीं ये निगलेक्टेड पार्ट हो जाता है। तो एक निगलेक्टेड पार्ट में ये हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। प्लस तीसरी चीज़ ये होती है कि हमारी स्पीड, पेट्रोलिंग की जो स्पीड होती है वो भी बहुत स्लो होती है इन द ओशन वाटर्स। ये भी हमारे लिए एक खतरा होता है। ये भी हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अगेन अ टाइप ऑफ अ फॉर्मेट ऑफ निगलेक्शन इन द मैरीटाइम सिक्योरिटी। ये भी एक पॉइंट हो जाएगा। अब हमें बताना है आगे नेक्स्ट पॉइंट में कि आखिर में मेजर चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर मेजर चैलेंजेस। अब मेजर चैलेंजेस में आप क्या क्या बता सकते हैं। मेजर चैलेंजेस में कई सारी चीज़ें हो जाएंगी। सबसे पहले ये हो जाएगा कि कंट्री की सिक्योरिटी को लेकर के, सो कंट्री की सिक्योरिटी के बारे में आ जाएगी कि कंट्री की सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगेन बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वगैरह भी हुई हैं, और कंट्री भी अब जैसे इंडियन ओशियन का ही एग्जांपल यहाँ पर लिखा जा सकता है। एग्जांपल इंडियन ओशियन, तो जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, जितने की बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, चाहे यूएस हो, चाहे यूके हो, चाहे चाइना हो, इंडिया हो, रशिया हो, सबकी प्रेजेंस अब इंडियन ओशियन में हमें मिल रही है। और अगर सबकी प्रेजेंस हमें इंडियन ओशन में मिल रही है तो ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा इलाका अपने आप में बहुत ही वल्नरेबल बन जा रहा है। एनी कंट्री कैन अटैक टू इन द नेबरहुड ऑफ द ओशियन, और इस कारण से भी कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम बन जा रही है। दूसरी हो जाती है कि बहुत से नॉन स्टेट एक्टर्स का भी अटैक होता है। नॉन स्टेट एक्टर्स मतलब कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़। हमारे यहाँ पर जैसे कि ताज अटैक हुआ था, वो भी मैरीटाइम के कारण से, मतलब ओशियन वाटर के ही थ्रू हुआ था। तीसरी चैलेंजेस ये हो जाती हैं कि यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं हो पाते। आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम भी हो जाती है। जैसे आप लोगों ने एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिख सकते हैं, जैसे जो इटालियन मरीनर्स का केस है वो अभी भी चल रहा है। तो इटालियन मरीनर्स ये बेसिकली कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन में ही प्रॉब्लम आती है। ये तो हो गई थोड़ी सी स्ट्रैटेजिक पॉलिटिकल, थोड़ा सा क्वेश्चन पॉलिटिकल बेसिस पर, इसलिए मैंने पॉलिटिकल शुरू में ज़्यादा लिखे। फिर आप बता सकते हैं रिसोर्स के एक्सकेवेशन को लेकर के, रिसोर्स एक्सकेवेशन। अब रिसोर्स के एक्सकेवेशन में अल्टीमेटली यहाँ पर जो हमारा एरिया डिमार्केशन है वो पूरी तरीके से, जैसे लैंड बॉर्डर पे क्या होता है, यू कैन ड्रॉ अ लाइन, बट यहाँ पर आप नहीं कर सकते हैं। तो इस कारण से दो दिक्कतें हैं। पहली बात, जो भी मतलब मछली वगैरह, फिशरी वगैरह करते हैं उनके लिए वो बॉर्डर क्रॉस कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया और श्रीलंका का केस हो गया, जहाँ पर कंटिन्यूसली हर समय लगभग बॉर्डर क्रॉस हो ही जाता है। दूसरा ये होता है कि जो कंट्रीज़ हैं बेसिकली वो कहीं ना कहीं अपना एक डोमिनेंस दिखाती हैं, तो रिसोर्स के एक्सकेवेशन में डोमिनेंस दिखाती हैं। एग्जांपल के तौर पर यहाँ लिख सकते हैं साउथ चाइना सी को लेकर के और चाइना की पोजीशन को लेकर के, ये भी आप दिखा सकते हैं। समझ में आ गया क्या है। तो ये रिसोर्स एक्सकेवेशन वाली भी चीज़ आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि आखिर में दिस इज़ अगेन अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। दूसरी और भी आप चीज़ें दिखा सकते हैं कि जो हमारा अनक्लॉज है वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन्ड नहीं है। दिस इज़ वेरी वेरी लिमिटेड, मतलब यहाँ पर कई सारे एरियाज़ ऐसे हैं, कई सारे ऐसे हमें जोन मिलते हैं जहाँ पर ये लॉ फेल हो जाता है, ये काम ही नहीं करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारा सर क्रीक का इलाका, ये जो सर क्रीक का इलाका है यहाँ पर अनक्लॉज काम ही नहीं करता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो लॉ है वो फेल हो जाता है, वो एक तरीके से कह लीजिए कि काम नहीं करता है। एंड सिमिलरली साउथ चाइना सी, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये अपने आप में इनकम्प्लीट हो जाता है। यहाँ पर भी ये हर चीज़ को, हर एक कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाता है। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जिसके कारण से हम लोग बोल सकते हैं दीज आर द मेजर चैलेंजेस। अब सॉल्यूशन क्या क्या हो सकती है। सॉल्यूशन सिंपल सी बात है, इन्हीं सारे चैलेंजेस को लेकर के आप सॉल्यूशन भी बता सकते हैं कि कंट्री की सिक्योरिटी नहीं हो पा रही तो आप क्या करेंगे। कुछ ऐसे आप एलाई कंट्री बनाएंगे, मिलिट्री एक्सरसाइजेस करेंगे, जैसे हमारे यहाँ पे मालाबार एक्सरसाइज होती है, या फिर हम लोग तमाम कंट्री के साथ मिल करके मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं तो वो हम लोग कर लेते हैं। दूसरी, हम लोग जैसे नेवी को भी रखे हैं जो कि हमारी सेकंड लाइन इन कमांड होती है। फर्स्ट लाइन इन कमांड के लिए हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड को लेकर रखे हुए हैं। कंटिन्यूसली विजिलेंस रखनी पड़ेगी, हमेशा मॉनिटरिंग होती रहनी चाहिए, पेट्रोलिंग होती रहनी चाहिए। हमारे पास रडार फिक्स होने चाहिए कि अगर कोई इन केस अगर कोई अटैक होता भी है तो वी कैन रिपेल दैट अटैक। तो ये सब चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं कंट्री के सिक्योरिटी के नाम पर। सिमिलरली नॉन स्टेट एक्टर, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं तो हमें विजिलेंस रखना पड़ेगा। हमें जो भी कोस्टल एरिया या टेरिटोरियल एरिया में कोई भी अगर शिप आती है तो वी नीड टू अगेन क्लोजली मॉनिटर द शिप, हमें देखना पड़ेगा। उसमें देखना पड़ेगा कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ अगर होती हैं तो हमें मतलब कि एक हमें
अलर्ट जारी कर देना होगा कि हाँ ये सब चीज़ें हो सकती है। तो यू कैन ईजिली मैनेज कि यहाँ पर क्या हो सकती हैं इसके सोल्यूशन। चैलेंजेस अपने आप में एक थोड़ी सी कंडीशन हो सकती है, लेकिन सोल्यूशन तो यू कैन ईजिली मैनेज यहाँ पर। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोगों ने कुछ 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर 11 और बाकी कार्बन न्यूट्रलिटी को लेकर के कई सारे क्वेश्चंस हैं जिसको कि हम लोगों को डिस्कस करना है। तो ये हम लोग कल करेंगे अपने लाइव डिस्कशन में। कोशिश करेंगे 7:30 वाला ही जो हमारा सेशन होता है उसी सेशन में ही लेकर के आएंगे। 2-3 दिन लगेगा और हमारा पूरा पेपर डिस्कस हो जाएगा। बट हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर को डिस्कस करना, इससे आपको एक आइडिया लग जाता है और दूसरी चीज़ पेपर की एक फील मिल जाती है कि आखिर में हमें करना कैसे है। ठीक है, कोई डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल दिया ही गया है, वहाँ पर भी आप अपने डाउट को लिख सकते हैं। ठीक है, कल हम लोग मिलेंगे लाइव डिस्कशन में, वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं। फिलहाल यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।